न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राम मंदिर के मुद्दे पर आज आरएसएस की तरफ से ऐसा बयान आया जिसने सबको पसोपेश में डाल दिया। दशकों से राम मंदिर के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले आरएसएस के नेता आज पहली बार इस मुद्दे पर थोड़ा नरम दिखाई दिए। हमेशा कहते थे बीजेपी अपने दम पर देश में सरकार बनाएगी तो भव्य मंदिर बनाएंगे, और अब जबकि देश में बीजेपी की अपनी सरकार है, आरएसएस नेता कह रहे हैं मोदी सरकार खुद तय करे उसकी प्राथमिकता क्या है। 2019 तक अभी काफी समय पड़ा है। जाहिर है प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने राहत की सांस ली होगी, पर क्या वाकई आरएसएस का आज का यह बयान मोदी सरकार के लिए खुली छूट है या फिर 2019 तक की डेडलाइन? हर कोई समझने में लगा है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल हमने भी यही रखा है, क्या मोदी के दबाव में आरएसएस ने छोड़ दिया है मंदिर का मुद्दा, और क्या राम मंदिर अब संघ की प्राथमिकता नहीं रहा? इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे के सारे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार के 2019 तक समय है और बाकी थोड़ा सा बाकी चीजों को जल्दी करें, जो लोगों को रोज के है ऐसा आप ही कहते हैं तो वो करें। सिक्के के दो पहलू की तरह इस बयान के भी दो मतलब हैं। पहला ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए 5 साल की डेडलाइन दे दी है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि संघ ने मोदी के असर में 2019 तक राम मंदिर मुद्दे से तौबा कर ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले से कहा है, एक धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में हम वो जो कदम लेंगे हिंदू समाज के और मंदिर के समर्थन में, संघ उसके समर्थन समय समय पर करेगा। 5 साल के इसमें हम पहले कौन सा दूसरे कौन सा देश में प्रायोरिटी तय करना सरकार के अपने हिसाब से करने चाहिए। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को इतनी राहत दी है कि वो अपने एजेंडे में खुद चाहें तो राम मंदिर को ऊपर रखें या फिर सबसे नीचे। प्राथमिकता की बात कर संघ ने इशारा किया है कि नरेंद्र मोदी ने विकास का जो सपना दिखाकर लोगों से वोट हासिल किया है, पहले उसे पूरा करें तो संघ को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संघ के चाल, चरित्र और चेहरे पर विरोधियों को एतबार नहीं है। क्या आरएसएस रियली पॉलिटिकल पार्टी है? उसको स्पष्ट कर देना चाहिए और बस आगे आके राजनीति खुले तौर पर करनी चाहिए। ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और शूडो पॉलिटिकल पार्टी है। लखनऊ में 3 दिन तक होने वाली संघ की बैठक में 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे। संघ लव जिहाद से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगा। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में न रखना हैरान करने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी के दबाव में आरएसएस ने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई राम मंदिर आरएसएस की प्राथमिकता अब नहीं रहा, और क्या मोदी को 2019 तक की डेडलाइन दी है आरएसएस ने, या फिर अपने हिसाब से सरकार चलाने की खुली छूट? इसी पर आज बहस होगी। सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान है बीजेपी से सुधांशु, कांग्रेस से मेरे साथ हैं मुकेश नायक, यहां स्टूडियो में मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा, और जाने माने मुस्लिम नेता कमाल फारूकी, और विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से है राकेश जी। राकेश जी, आरएसएस के नेता ये कहते हैं, सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है, कि मोदी सरकार अपने हिसाब से प्राथमिकता तय कर ले और 2019 तक बहुत टाइम पड़ा है, जबकि कुछ साल पहले तक, कुछ महीने पहले तक राम मंदिर को लेकर कितने तीखे बयान आते थे आपकी तरफ से। ऐसा लग रहा है कि आपने या तो आरएसएस मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया है, या फिर अब आपको भी समझ में आ गया है कि आखिर जनता को इस तरह की बातें पसंद नहीं आती हैं। उपचुनाव में आपको याद होगा लव जिहाद का क्या हाल हुआ था। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, न किसी की जीत है न किसी की हार है। उसके बाद इस बात को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के तौर पर ले जाया गया। जब कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में है, एक डायनामिक्स यह है, दूसरा डायनामिक्स यह है कि एक संघर्ष का दौर था और संघर्ष के दौर में संघ परिवार ने विजय हासिल की। एक जो ब्लॉट था ढांचे का, उसको हटाया। उसको हम तोड़ कर हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बातचीत सफल नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो वो ढांचा गिर गया। अब दो बातें कह रहे हैं, अब एक नई आप दो बातें कह रहे हैं। देखिए, दो बातें। एक आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसीलिए आप कुछ नहीं कहना चाहते, इसीलिए ठंडे बस्ते में ठंडे बस्ते में। अभी मैं बात पूरा कर लूं। दूसरी बात है कि राम मंदिर हमेशा संघ परिवार, पूरे संघ परिवार की प्राथमिकता में है, थी और रहेगी। राकेश जी, मान क्यों नहीं? मान लीजिए कि उपचुनाव में बीजेपी का जो हाल हुआ, देखिए राम मंदिर का संघर्ष
सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव या 5 सालों से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आज जो लोग सरकार में हैं वे सभी मंदिर के प्रति कमिटेड, प्रतिबद्ध लोग हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध लोगों में हैं, कार सेवा में जाने वाले लोगों में हैं। इसलिए इस सरकार की जो प्राथमिकता है, देखिए मैं ये बता दूं कि आज यदि हम हल्ला मचाते हैं कि मंदिर पहले बने, न्यायालय में है, तो क्या हम न्यायालय से कोर्ट विड्रॉ करने की बात करें? सर, क्या पार्लियामेंट में फारूकी साहब जैसे लोग तैयार होंगे कि एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो और राम मंदिर का निर्माण हो? हम तो आइडियल पोजीशन है कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, आइडियल पोजीशन है कि एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो और राम मंदिर का निर्माण हो। बहुत दिलचस्प है। भव्य मंदिर का, मैं कह रहा हूं राकेश जी, बहुत दिलचस्प है। दो बातें सिर्फ, अब तक तीखे बयान आते थे दो बातें आरएसएस के। एक बार हमारी सरकार आ जाए बीजेपी की पूर्ण बहुमत की, उसके बाद तो हम मंदिर बना कर रहे हैं। किसने कहा कि मंदिर नहीं बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार की बात करते थे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, सहयोगियों की वजह से हम बना नहीं पाते। सरकार आएगी तो हम बना लेंगे। सरकार आ गई है, अब आप कह रहे हैं कि 2019 तक बहुत टाइम है। राकेश जी मान लीजिए, राकेश जी मान लीजिए, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, इस तरह के मुद्दे जनता को पसंद नहीं। नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं अपने भाषणों में, सारे चुनाव प्रचार में, हरियाणा महाराष्ट्र में, लोग उनको देखने आ रहे हैं और उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, आंख बंद करके उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए आरएसएस अब सबक ले रही है मोदी जी से, उपचुनाव के नतीजों से, और जनता का जो समर्थन मोदी जी को मिल रहा है उससे। एक बात मेरी भी मान लीजिए, आप एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आज से 6 महीने पहले संघ परिवार अच्छा था, मोदी खराब थे। अब मोदी अच्छे हो गए, संघ परिवार खराब हो गया। देखिए ये कौन कह रहा है? यही आपका निष्कर्ष यही है, निष्कर्ष यही है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आज देश के सामने राम मंदिर के समानांतर जो मुद्दे हैं, आज बॉर्डर का इतना इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत अच्छा लग रहा है राकेश जी आपके मुँह से ये बात। महंगाई का इंपॉर्टेंट इशू है। राकेश जी बहुत अच्छा, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। राम मंदिर, सुधांशु जी बधाई हो। सवाल से सुधांशु जी बधाई दे रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार विकास का ऐसा मंत्र दिया है कि आरएसएस के तेवर भी ढीले पड़ गए। आरएसएस का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर होता था, आज उसको ऐसा लगता है कि उस पर यू टर्न लेना पड़ रहा है, नरम रवैया अख्तियार करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा लग रहा है धर्म की राजनीति को एक अंत की तरफ बढ़ा दिया है। सुधांशु जी बधाई हो। मानक जी आप सुपर्णखा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों भड़काने में लगे हुए? ये क्यों उंगली दे रहे हैं भड़काने के लिए? अरे भड़काने की क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? मैं तो बधाई दे रहा हूँ। अरे सुनिए, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ देश की जनता को बड़ी पसंद आएगी। जी सुन तो लीजिए सुधांशु जी, आप कमाल है, आप शूरपणखा। देखिए क्या आपने क्या एग्जांपल दिया है आपने सुधांशु जी? शूरपणखा, भड़काने वाली बात। मैं तो सीधी ये बात कह रहा हूँ। मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। मैं तो मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने विकास का ऐसा मंत्र दिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। हरियाणा महाराष्ट्र में भी सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आपकी सरकार दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर आरएसएस ने सबक ले लिया है और मोदी जी पर प्रेशर नहीं डालेंगे राम मंदिर के मुद्दे के लिए, आपके लिए अच्छी बात है। मानक जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा जो है मेरे घर वाले का। समझे? ऐसा है, एक बड़ी स्थिति समझ लीजिए। भाजपा ने इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ सबके सामने रखा। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रति हमारी कटिबद्धता अपनी जगह है। उसका समाधान में 2 ही विकल्प हम लोगों ने सामने रखे। एक रखा कि न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इसका एक समाधान निकले तो निकालेंगे। दूसरा, अगर संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू कोई निकलता होगा तो वो निकालेंगे, और फिर बातचीत, संवाद, वार्तालाप, इससे समाधान निकालेंगे। अब आपने अभी कहा पूर्ण बहुमत का, तो साहब हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बहुमत है। पूर्ण बहुमत 2/3 कहते हैं, वो 2/3 चाहिए होता है संवैधानिक संशोधन आने के लिए। बहुमत से आप 2/3 बहुमत पे आ गए। हमें एक सेकंड सुन ले, अब आप बीच में नहीं बोलिए। अब एक सेकंड, अगर आपको बहुमत और पूर्ण बहुमत का फर्क नहीं पता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे सुधांशु जी, आप तो इतने, अरे सुधांशु जी प्लीज डोंट शूट द मैसेंजर। आपको तो ये सारी चीजें पता है। अरे आप कभी शूरपणखा से तुलना कर रहे हैं, कभी मुझे कह रहे हैं कि बहुमत और 2/3 बहुमत का फर्क मुझे नहीं मालूम। मानक जी, सुधांशु जी, मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरे सवालों का जवाब आपके पास है की बात कह रहा हूँ। आज मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आज पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सारा जवाब है आज आपको सुनने का। आज आपको सुनने का जो है, आज सुनने का आपको अपने आज पेशेंस नहीं है। क्यों आपको लगता है कि कहीं कोई हमने पॉइंट स्कोर करने के लिए हमें एक मिल गया है? इसमें कोई पॉइंट स्कोर नहीं हो सकता है। आज एक
प्राथमिकता का दौर जो है सबको सामने दिख रहा है। प्राथमिकता जो है विकास की है, सुशासन की है, समृद्धि की है, विकास उज्जवल भविष्य की ये प्राथमिकता है। अब तो यही तो मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, अरे एग्जैक्टली यही बात तो मैं कह रहा हूं। एक सेकंड सुन तो, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि आप मुझे समझा रहे हैं कि बहुमत और 2/3 बहुमत क्या होता है। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो एजेंडा रखा है देश के सामने, सुशासन और विकास सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में। अब आरएसएस अगर उसको मान रहा है, 2019 तक आपको खुली छूट दे रहा है सरकार चलाने की अपने हिसाब से, मैं तो बधाई दे रहा हूं, अच्छी बात है ये तो। नहीं, आपकी जो बैकहैंड बधाई जो है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं और सारी जनता भी समझती है कि आप जो बधाई देने की तरीका जो है आपका क्या है। आप उकसाने वाली बात कर रहे हैं। अरे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में संघ ने अपना एजेंडा चेंज करा? हाँ, देखिए, ये बधाई है या ये आग लगाने वाली बातें हैं? अरे मानक जी, कुछ शांति प्रिय तरीके से चीजें चल रही है, चलने दो। कुछ जो विषय इस समय बनने नहीं है, जो है नहीं, उनको खामखा के लिए क्यों विषय बनाने में लगे हुए हैं आप? और एक और चीज समझ लीजिए, इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न चल रहा है संवाद का। हाँ। संवाद के माध्यम से भावनात्मक विषय जो दो समुदायों के बीच के हैं, उनका समाधान हम कैसे निकालें, ये प्रयत्न चल रहा है। उस प्रयत्न में आप ये जो शब्दावली का इस्तेमाल, ठीक है, देखिए, ये कृपा ना करिए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ गया आपका पॉइंट। मुकेश नायक जी, इसमें खराब बात क्या है? इसमें आपत्तिजनक मुकेश नायक जी बात क्या है? आरएसएस अच्छी बात कर रही है, बीजेपी अच्छी बात कर रही है, मोदी जी अच्छी बात कर रहे हैं कि मंदिर जब बनेगा बन जाएगा, वो एजेंडा में नीचे होना चाहिए। पहले विकास, सुशासन, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये सारी बातें हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? 20 साल से ये भारतवर्ष में बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से ध्यान हटाते हैं और राम मंदिर की बात करते चले आए हैं। चुनाव के पहले ये कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद ये कुछ करते हैं। आज तक भारतवर्ष में इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, केवल एक विवादित ढांचा इन्होंने गिराया और कहा कि हमने हिंदुओं के लिए सब कुछ कर दिया। इन्होंने क्या किया हिंदुओं के लिए? धार्मिक आस्थाओं का शोषण किया, धर्म को राजनीति का औजार बनाया। अरे धर्म का इस्तेमाल आपने भी बहुत किया मुकेश नायक जी। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि मंदिर का इस्तेमाल करने के आरोप मत लगाइए। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अरे हाँ, ठीक है, जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, बता दीजिए, मंदिर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बताइए ना, एजेंडा में कहाँ है? पहले मुकेश नायक जी से मुकेश नायक जी से ये पूछिए कि क्या होना चाहिए। चलिए, ये बैठ के यहाँ पे विवेचना कर रहे हैं, तो इनसे पहले मैं बताता हूँ कि अच्छा सरकार ने प्रश्न पूछा है, मुझे उत्तर देने का समय दीजिए। हाँ, बताइए जी। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपको मंदिर बनाना चाहिए, और अगर आपने मंदिर नहीं बनाया तो पहले तो 1980 में आपके 2 से 180 हो गए थे, अभी आपका पूर्ण बहुमत है। एक बार आपकी यूपी में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, आज आपका पूर्ण बहुमत है। अगर आपने मंदिर नहीं बनाया मित्तल जी, तो याद रखना, इस देश का हिंदू मूर्ख नहीं है। आपकी 1980 में 2 मुकेश नायक जी, 2 भी हिंदुस्तान में मुकेश नायक जी, मुकेश जी, अरे एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड। मुकेश जी, ऐसा लग रहा है बीजेपी, आरएसएस ने और मोदी सरकार ने सबक ले लिया उपचुनाव के नतीजों से, आपने नहीं लिया। अब ऐसा लग रहा है कि मुकेश जी, आप संघ परिवार के सलाहकार हैं या कांग्रेस के पोजीशन में बदलाव आया है? मुझे अच्छा लग रहा है यदि कांग्रेस ने अपना पोजीशन बदल लिया है कि मंदिर का वहां निर्माण होना चाहिए, ये स्वागत योग्य है। यदि आप पोजीशन बदलते हैं तो हम प्राथमिकता भी बदल देंगे, तब तो लोकसभा से यह प्रस्ताव पास कराना आसान होगा। हम चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी में तब्दील करें। वो तो तंज कस रहे हैं, वो तो तंज कर रहे हैं, नहीं कस रहे हैं मुकेश नायक जी, नहीं कस रहे हैं। इन्होंने मंदिर के रास्ते में जितना अवरोध इन्होंने पैदा किया, जितनी अवसरवादी राजनीति की, कभी इन्होंने शिलान्यास करवाया, कभी इन्होंने मुलायम सिंह यादव के थ्रू गोली। ठीक है, देखिए ऐसा करेंगे, पीछे आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे, इतिहास बहुत लंबा है राम मंदिर का, उसमें नहीं जाएंगे। कमाल फारूकी साहब, आपको यकीन हो रहा है आरएसएस जब तेवर ढीले दिखा रहा है अपना राम मंदिर के मुद्दे पर और कह रहा है कि 2019 तक मोदी जी के पास अपना एजेंडा सेट करने के लिए खुली छूट है, आप इसे 2019 तक की डेडलाइन देख रहे हैं आरएसएस की, या ये देख रहे हैं कि खुली छूट है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई डेडलाइन वाली बात है, कोई थ्रेट वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
जो और राकेश भाई की जो इस वक्त बातचीत हुई है बड़ी पॉजिटिव नजर आई है मुझको, और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे संघ परिवार के अंदर तब्दीली आई है और ये तब्दीली जो है हमारे जो सुधांशु भाई जो है अक्सर मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपने बीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया है। असल में एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक्सपेरिमेंट इस तरह से हुआ कि पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को विकास के विकास पुरुष के तौर पे देख रहे हैं और डेवलपमेंट, और हम उनको पूरा टाइम देंगे। उसकी वजह कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो हम उनको तो मानने में हिचक क्यों रहे सुधांशु? मैं वही बात करने जा रहा हूं। उसके बीच में हमको ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी के ऊपर प्रेशर बहुत था कि भाई अब तो हमारे पास जैसे मेजोरिटी आ गई, जैसे हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं मेजोरिटी आ गई तो आप करके दिखलाइए। और जो फिर असेंबली का जो इलेक्शन हुआ ना, उसके अंदर टेस्ट के तौर के ऊपर संघ परिवार का जो पूरा जो एजेंडा लव जिहाद और हेट फेल हो गया, पूरा का पूरा वो उन्होंने किया। लेकिन ये देखा कि वहां पर ये करने का हिंदुस्तान की जनता जो है वो सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर रही है। हिंदुस्तान की जनता, हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। बीजेपी ऐसा लग रहा है, और उसके बाद बीजेपी का ये जो बीजेपी ने, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बहुत स्मार्ट गेम खेला था। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो करते हैं ना कि इस तरह की राजनीति करते हैं उनको आगे बढ़ा दीजिए, और उपचुनाव में ट्राई करके देखा। और यूपी में उनका हशर देखा कि उनका कोई नाम देने वाला, इसीलिए महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई हिंदू मुस्लिम लव जिहाद मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं। विनोद बंसल भाई बैठे में हैं, यकीनी बात है बहुत नाराज हो रहे होंगे, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। इनकी तो बेचारों की हवा ही निकल गई, क्योंकि ये काम ही नहीं कर पाए पूरे महाराष्ट्र का, और अब ये काम भी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जो है बाकायदा ऐसे लोगों को इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि कंट्री इस वक्त डेवलपमेंट चाहता है, आपस में भाईचारा चाहता है। ये सारे मुद्दे जैसे राकेश भाई ने कहा कोर्ट में है। ये विनोद बंसल बताइए, विनोद बंसल, वीएचपी की ऐसा लग रहा है दुकान बंद होने वाली है। माफ करिए इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और ऐसा लग रहा है कि वीएचपी इररेलेवेंट हो जाएगी बिल्कुल। मोदी जी ऐसी राजनीति देश में ला रहे हैं विकास के नाम पर, धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी। बंसल जी, मानक जी, आपने तो पहले ही से शो स्टार्ट करने से पहले ही आपने जो हेडिंग दिया है, मोदी के दबाव में आरएसएस ने छोड़ा मंदिर मुद्दा, सवाल ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सर उसके नीचे। इस बात को कह रहा है कि आप पहले से नहीं, देखिए पहले से आप सोच के बैठे हैं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया। एक बात। दूसरी बात, मैं मुकेश जी को बधाई देता हूं कि कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहली बार उस ढांचे को विवादित ढांचा तो कहा, नहीं तो अपने शब्दों में कम से कम ये शब्दावली का प्रयोग नहीं करते थे। दूसरी बात ये कि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी बात को स्वीकार किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तीसरी बात ये है कि जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, तो उसने तो शुरू से ही इस बात को कहा है कि राम मंदिर जहां पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली है वहां पर एक भव्य मंदिर बनेगा, और आज भी वही संकल्प दोहराया उन्होंने। अरे बंसल जी, अंतर सिर्फ इतना सा है कि बंसल जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं बंसल जी ये कह रहा हूं, बीजेपी ने हवा का रुख देखा है, बदल लिया अपने आप को। मोदी जी के विकास मंत्र के आगे हर कोई घुटने टेक रहा है। आरएसएस भी देखिए नरम हो रही है कि जनता इस समय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद धर्म का कोई मामला नहीं देखना चाहती है। यूपी में हम देख चुके हैं बायपोल में, आरएसएस सीख रही है इससे। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके बुरे दिन आने वाले हैं अगर आप ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे हिंदू मुस्लिम का। बंसल जी, मानक जी, आप दोनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग एक मिक्सअप कर रहे हैं। दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। विकास ऐसी चीज है जिसको कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता, एक बात। लेकिन राम मंदिर के बिना विकास से राम मंदिर कोई प्रभावित होगा, या राम मंदिर बनने से कोई विकास प्रभावित होगा, ये सोचना गलत है बेसिकली। हाँ, इतना जरूर है कि राम मंदिर विकास का एक प्रतिबिंब है, और वो जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, राम मंदिर बनना चाहिए। इस बात में मुझे लगता है कि इस समय जो पैनलिस्ट जितने बैठे हुए हैं, मोदी जी के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है बंसल जी। आप दूसरे मोदी जी के एजेंडे में लगता है राम मंदिर नहीं है बंसल जी। विनोद भाई, आप दूसरों के मुंह में जुबान मत डालिए, आप अपनी बात कहिए। मानक जी, अपनी बात बहुत होशियार है, समझते हैं। आप अपनी बात कहिए विनोद भाई, दूसरे के मुंह में जुबान मत डालिए आप। मानक जी, नहीं, मैं दूसरे के बारे में नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। बोलिए। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है जिसके एजेंडा में राम मंदिर है, और वो प्रतिबद्ध है, उनके पास मेजोरिटी है। लेकिन इस समय देश चारों तरफ से एक भीषण परिस्थिति से गुजर रहा है। युद्ध की विभीषिका पर बॉर्डर खड़ा हुआ है हमारा, सेना के जवान परेशान है, वहां पर पाकिस्तान मतलब आपने भी समझ लिया, आपने भी समझ लिया कि इस समय मोदी जी अपने हिसाब से चाहे सरकार चला ले, आप प्रेशर नहीं डालेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। सुधांशु जी क्रेडिट ले लीजिए, मोदी जी को क्रेडिट देने में आपको परेशानी क्या है? मोदी जी अगर देश की राजनीति बदल रहे हैं हमेशा के लिए, बहुत ऐतिहासिक बात हो रही है, श्रेय लेने दीजिए मोदी जी को।
मानक जी, हमें क्रेडिट लेना देने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्रेडिट तो ही हमारा, क्योंकि अगर जनता ने हमें जनादेश दिया तो ये क्रेडिट है ही हमारा। अब आपका देखिए एक सारा तर्क क्या है, आपका तर्क है कि उपचुनावों में भाजपा की जो हार हुई है उससे चीज अलग हो गई, यही है ना। अब देखिए एक उपचुनाव और हुआ है, 15 तारीख को किसी ने ध्यान नहीं दिया, 15 तारीख को कैराना में भी हुआ है, इसमें तो कोई और विषय नहीं है ना। अगर कैराना हम लोग हार गए तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर वो जो पहले उपचुनाव के नतीजे थे और कैराना के नतीजे थे, दोनों में अगर हार हो रही है तो फिर क्या करेंगे, वो कौन सा एजेंडा था, ये कौन सा एजेंडा था? कुतर्क कर रहे हैं, सुनिए, ये आप ही का शब्द है, आप भी बार बार इस्तेमाल करते हैं इसका अपने विरोधियों के लिए, कई बार एंकर के लिए भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके इस समझाना चाह रहा हूं, धन्यवाद, आपने कुतर्क कहा है, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपका जो सारा तर्क है जो उपचुनावों को लेके और उसके नतीजों को लेके हमारी परिस्थितियों में हमारी सोच में बदलाव आ गया, हमने कार्यशैली बदल दी, हमने ये बदल दिया वो बदल दिया, ये कुतर्क है। सुधांशु भाई, हमारी सोच में, हमारी कार्यशैली में और हमारी प्राथमिकता में कोई फर्क नहीं आया। और इस समय देश के विकास के लिए, देश के सुधांशु भाई एक बात पूछूंगा, बहुत अदब से पूछूंगा, नाराज मत होइएगा। इसके महाराष्ट्र में और हरियाणा में ये बेचारे योगी जी और बाकी और सब लोग जो थे वो कहां रह गए, कहीं नजर नहीं आया इलेक्शन के अंदर। कोई वजह थी, स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, या आप समझ गए थे, अकल आ गई थी? जी ऐसा है फारूक भाई, योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, वो महाराष्ट्र के भी नहीं है और वो हरियाणा के भी नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे वो यहीं रहते, वो वहां थोड़ी जाते। एक बात और समझ लीजिए, चीजें जो हैं, चीजों के परिपेक्ष को तोड़ मोड़ के अपनी राजनीतिक धारा के साथ उसको जस्टिफाई करने में आप लग सकते हैं, हमें उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ना कोई हमें उसमें आनंद आने वाला है। हम अपने ध्येय पे चल रहे हैं, हमें सुशासन लाना है, हमें विकास लाना है, और लोगों के अंदर जो आज के दिन माहौल में अगर भावनात्मक विषयों में अगर कटुता है तो उसको ठीक है सुधांशु जी, बिल्कुल सही है, वार्तालाप के द्वारा, संवाद के द्वारा हम चीजें करेंगे। ठीक है सुधांशु जी, आप लोगों के उकसाने से, सुधांशु जी, दबाव बदल गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुधांशु जी, आप इसका विश्लेषण नहीं करना चाहते, मत करिए, हम तो करेंगे, हमारा अधिकार है, हमारा ये काम है, हम तो विश्लेषण करेंगे कि आरएसएस ढीला क्यों पड़ा है राम मंदिर पे और क्या ये मोदी का असर है। मुकेश नायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश नायक जी ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस बोल रहा है या जो बीजेपी और मोदी जी कह रहे हैं उन पर यकीन करना मुश्किल है, क्यों मुकेश जी? बिल्कुल यकीन करना मुश्किल है। ये चुनाव के घोषणा पत्र में कुछ लिखते हैं, ये राम मंदिर के मुद्दे पर पिछले चुनाव लड़ते आए हैं, जब इनकी सरकार बन गई तो ये विकास, सुशासन, दुनिया भर की बातें करने लगे। राज्यों में जो इनकी सरकार है वो करप्शन करती है, केंद्र में ये करप्शन का विरोध करते हैं। देश के बाहर जाते हैं तो देश की प्रगति और विकास की प्रशंसा करते हैं, देश के अंदर आते हैं तो कहते हैं भारत में कुछ नहीं हुआ, ये देश को गालियां बकने लगते हैं। इनका ये कितना अंतर विरोध है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं इनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आप मंदिर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मुकेश जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब नहीं बना पाते हैं। मुकेश जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सुधांशु जी ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद सुधांशु जी आपसे समझना चाहूंगा कि आप नहीं आप थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आरएसएस का ये बयान क्यों आया, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए News 24। कोशिश कर भी रहे हैं। मुकेश जी ये बात सोमनाथ मंदिर, देखिए मुकेश जी, जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भारत के राष्ट्रपति उसमें शामिल थे। यदि उसी तर्ज पर राम जन्मभूमि मंदिर का हम निर्माण चाहते थे, यदि उसमें आप शामिल होते तो आज ये मुद्दा देश में नहीं होता, ये कमाल फारूकी नहीं बनता। कमाल फारूकी विभाजन का मुद्दा आपने बनाया, सांस्कृतिक मुद्दे को आपने, कमाल फारूकी इसका मतलब और सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। कमाल फारूकी मंदिर बनाना ही नहीं चाहते, मंदिर नहीं बनाना चाहते, के समर्थन में है या विरोध में है? पहले आप अपनी स्थिति नहीं जानते हैं, आपकी राजनीतिक पोजीशन क्या है? क्या आज कांग्रेस समर्थन में हो चुकी है? बोल रहे हैं समर्थन में, तो अगर बीजेपी लाएगी, मोदी सरकार बिल लाएगी संसद में मंदिर बनाने के लिए, सपोर्ट करेंगे? शायद मुकेश चाहते हैं आप मंदिर बनाइए, आप मंदिर बनाते कहाँ हैं? भाषण देते हैं, आप मंदिर बनाते कहाँ हैं? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपका मुद्दा है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। देखिए नहीं बात सही है, वैसे मुकेश जी बात सही कह रहे हैं सुधांशु जी। नहीं क्यों? अच्छा एक सेकंड कमाल फारूकी, एक सेकंड करने की हिम्मत जुटा पाएंगे अब? एक सेकंड मत सजाओ कमाल फारूकी, वाकई एक सेकंड कमाल फारूकी, ऐसा लग रहा है आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को छुएं
या इससे दूर रहे, समझ नहीं आ रहा दोनों को। सुधांशु जी साफ कह रहे हैं ये बात तो कि हमारा एजेंडा विकास है, मोदी जी ने साफ कर दिया इसलिए। हमें बिल्कुल, लेकिन मोदी इसका क्रेडिट नहीं ले रहे क्योंकि आरएसएस के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहे। एक सेकंड, और कांग्रेस इस मुद्दे पर घेरना भी चाह रही है और नहीं भी घेरना चाह रही है कि 20 साल से आप मंदिर की बात कर रहे हैं, बनाइए, आपकी सरकार है। देखिए, माफ कीजिएगा जरा, बहुत तल्ख हकीकत है मुकेश भाई, बहुत तल्ख हकीकत है। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि दिसंबर 49 के अंदर दोनों जगह पर आपकी हुकूमत थी, और जो वहां पर रामलला की जो मूर्ति स्थापना हुई थी वो आप ही के जमाने में हुई थी। इसको आप भुला नहीं सकते, ये हिस्ट्री है। और जो शिलान्यास भी कराया था वो भी आप ही के जमाने में हुआ था। अब तो कमाल फारूकी साहब, अच्छी बात है ना अगर, लेकिन इसको हम अब, अच्छा, हमारे राकेश भाई ने एक बात कही, मैं समझता हूं वो भी थोड़ा फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जहां तक सोमनाथ के मंदिर का ताल्लुक है वो कोई डिस्प्यूट नहीं था, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो तो मंदिर था। क्यों नहीं डिस्प्यूट था? नहीं, कोई मुसलमान आक्रमणकारी ने तोड़ा था इसको, नहीं सर, लेकिन बाबर को मोहम्मद गजनी और बाबर में क्या अंतर है? वो मंदिर सवाल है, मोहम्मद गजनी गौरी और बाबर में क्या अंतर है? अगर आप हिस्ट्री में मुझसे जाएंगे तो मैं उसमें बात कर लूंगा। देखिए, मंदिर तोड़ने के अंदर वो जो जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, आप जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। मंदिरों को तोड़ने का काम जो है वो लुटेरों ने किया है, उसमें मुसलमान भी थे और माफ कीजिएगा हिंदू भी थे। हिंदुओं ने नहीं तोड़ा। एक भी उदाहरण नहीं है कि हिंदू अपने मंदिरों को। बंसल साहब एक सेकंड, बंसल जी एक सेकंड रुक जाइए। ऐसा लग रहा है कि हम फिर इतिहास में जा रहे हैं, मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद किसने बनाई। एक सेकंड, मुझे लग रहा है जिस तरह से हम देख चुके हैं, हालांकि सुधांशु जी बोलेंगे कि वो एक एक्सेप्शन या एब्रेशन हो सकता है, पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि लोग मंदिर मस्जिद की डिबेट भी अब देखना भी चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हम ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा पहलू है, और वो पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र हर जगह इस समय देश में दे रहे हैं, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इतनी रैलियां की, हरियाणा में इतनी रैलियां की, सिर्फ विकास की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। भीड़ जुट रही है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल उनको जीतता हुआ दिखा रहे हैं। सुधांशु जी मान लीजिए, क्रेडिट दे दीजिए मोदी जी को, देश की राजनीति बदल रहे हैं वो, ना जात पात, ना धर्म, ना कोई और क्लास, सिर्फ विकास की बात हो रही है। आरएसएस अगर अपना रवैया ढीला कर रहा है 2019 तक के लिए, तो मोदी जी को श्रेय दीजिए सुधांशु जी। राकेश जी का मानक जी 20 साल पूरे आजादी के बाद भाजपा का है ही है। एक सेकंड अब मैं बोल दूं, मुकेश जी जरा प्लीज, मुकेश जी जरा सभ्यता रखिए, मुकेश जी जरा तहजीब रखिए। आप बोल चुके, मेरी बारी है, मुझे बोलने नहीं दीजिए ना। मानक जी, 2014 का पूरा लोकसभा का चुनाव हमने किस मुद्दे पे लड़ा? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे लड़ा। बिल्कुल सही है। सारे प्रतिद्वंदी, एक सेकंड, सारे प्रतिद्वंदी लगे रहे सांप्रदायिकता के नाम को लेके, और हम विकास के नाम को लेके लगे रहे, और वही हम कर रहे। तो हम तो वही कर रहे जो हम करते आए हैं, उसमें नई बात क्या है? हमने इस लोकसभा जिसलिए हमें जनादेश मिला, हमने उस जनादेश में कहीं एक सांप्रदायिक बात करी थी क्या? ये सारे जने तो फिर ये सवाल आपको चुभ क्यों जाता है सुधांशु जी? धन निरपेक्षता इस तरह का सवाल आपको चुभ क्यों जाता है कि आप शूरपणखा, 2/3 बहुमत और बहुमत में फर्क समझाने लगते हैं? सेंसिटिव आप क्यों हो जाते हैं? मोदी जी और आरएसएस, ऐसा लगता है सुधांशु जी आप बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ आरएसएस है। सुधांशु भाई हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। सुधांशु भाई हम तो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मानक जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं। हम तो मानक जी भी तारीफ कर रहे हैं, हम भी तारीफ कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर फारूक भाई मेरे को बात तो खत्म कर लेनी थी। बोलिए जी भाई, जी भाई, मेरी बात तो खत्म। मैं कह रहा हूं जो विषय नहीं है जी भाई, जो विषय नहीं है उसको विषय बना के घुस में लगाने से फायदा क्या भाई? यहाँ अच्छा भला इस समय सब चीजें चल रही हैं, सबकी एक सार्थक भूमिका चल रही है, सबकी एक बड़ी एक पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। खामा-खा के लिए आप चीजों को जो है विषय बनाने की क्यों कर रहे हैं? मतलब ये कह रहा हूँ विनोद भाई से पूछें, बाकी हम सब में विनोद भाई से पूछें तो ये बात तो विनोद भाई से कहिए। हमने अच्छा चलिए ठीक है, का चुनाव, हमने लोकसभा का चुनाव जिस मुद्दे पे लड़ा, ठीक है, हमने जिस मुद्दे पे लोकसभा का चुनाव लड़ा, चलिए पॉइंट टेकन सुधांशु जी, पॉइंट टेकन, वही कर रहे हैं। पॉइंट टेकन, मान लिया आपकी बात, आपकी बात मान ली, सहमति है आपकी बात मान ली कि आपने 10-15 साल में धीरे 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 करके राम मंदिर के एजेंडे को साइड पे रखा है, धीरे 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 करके। लेकिन आरएसएस का तो राकेश जी एकदम ऐसा लग रहा है कि अचानक ही यू टर्न हो गया। देखिए मैं एक बात बता दूं कि आरएसएस हमेशा राम और रोटी दोनों की बात करता है,
आरएसएस का जन्म सिर्फ राम जन्मभूमि को लेकर नहीं हुआ। राम जन्मभूमि इस देश की अस्मिता का प्रतीक है और संघ की प्राथमिकता में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन आज जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो संघ परिवार का अभिन्न अंग है। आज वो व्यक्ति नहीं है जो वह व्यक्ति है जो पहली बार देश का प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर जाता है, बनारस में जाकर पूजा करता है। वह आस्था 2013 फरवरी का मेरे पास बयान है मोहन भागवत जी का। 2013 फरवरी का बयान है, वो कह रहे हैं देश की पहचान से जुड़ा है राम मंदिर। नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं एक साल हुआ है, एक साल में 2019 तक का टाइम दे देना। मैं बात पूरी कर लूं। इस देश का प्रधानमंत्री स्वाभाविक और सहज रूप से अपनी आस्था का प्रकटीकरण किया है, उसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं दिखाया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश की संस्कृति उभर कर सामने रही है, जो इसकी वास्तविकता है। राम मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी के भी मस्तिष्क में है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, यह बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस कहती है आज बने, फारूकी साहब कहते हैं आज बने, तो नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत नहीं है पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास करने में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन करते हुए मान लीजिए ना कि आप क्या चाहते हैं, जनता की नब्ज समझिए। आप क्या चाहते हैं 1992 की तरह फिर मंदिर है, भव्य मंदिर का सवाल है, मंदिर है। और यह भी बात जान लीजिए, उस मंदिर को उस स्थान से हटाने की ताकत किसी में नहीं है। राकेश जी, मैं कह रहा हूं मान क्यों नहीं लेते, जनता की नब्ज आपने समझ ली है। जनता की नब्ज और मोदी जी का जो विकास मंत्र है उससे मानक जी, मैं आपकी बात से इतनी आंशिक रूप से सहमत हूं कि जनता क्या चाहती है आज ये समझ लिया। 60 साल में देश की जो दुर्दशा हुई है, और दो दिनों के बाद कांग्रेस को पता चलेगा, 4 दिनों के बाद जब ब्लैक मनी वालों का जब नाम सामने आएंगे, खाते का नाम आएगा, तब पता चलेगा कि राम राज्य क्या होता है। बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। बंसल जी देख लीजिए, आरएसएस ने भी समझ लिया है विकास चलेगा, सिर्फ रोजी रोटी चलेगी, सड़क बिजली पानी चलेगा, ये मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। ये किसने कहा कि आरएसएस ने समझ लिया? रोजी रोटी का इंपॉर्टेंस है, राम और रोटी दोनों के ही समाज में महत्व होता है। लेकिन राम नीचे आ गया, रोटी ऊपर आ गई, राम नहीं, रोटी ऊपर आ गई, राम नीचे आ गए। समय और संदर्भ के अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है। देश और परिस्थितियां एक डायनामिक हैं। वो बंसल जी आप भी समझ लीजिए, रोटी ऊपर रखिए, राम नीचे। मेरे ख्याल से आप ये बात मत कहिए, ये इससे हर्ट फील होते हैं। मजे की ये बात कहने का मतलब मंदिर का जो मुद्दा है उसकी बात कर रहे हैं, राम जी का ताल्लुक मंदिर के मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसी राम से मतलब मंदिर है। जी बंसल जी। मानक जी मेरी बात को अगर धैर्य से सुनाओगे तब तो मैं बोलूंगा, अन्यथा बोलिए साहब, क्योंकि डिबेट का बहुत बड़ा समय निकल चुका है। बोलिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। आपने कहा कि राम मंदिर और लव जिहाद ये दोनों कोई समाज के लिए मुद्दे नहीं रहे। ये आपने बिल्कुल गलत समझा है। आज भी गुरदासपुर से एक लड़की को भगा करके 40 छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप, कहाँ चक्कर में पड़े विनोद भाई, करके उनको टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। लव जिहाद के ऊपर बहुत बात हो चुकी, फिर नहीं टॉपिक पर आइए, दूसरी बात हो चुकी, आपसे बोल दीजिए, दूसरी बात बोल दीजिए। बिल्कुल मानक जी आपको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने जब आपने क्वेश्चन किया तो जवाब देना। ठीक है, बोलिए। मेरी बात, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात समझिए। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आपने कहा कि मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है लोग सुनना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो आपका चैनल इतना वो नीचे गिरा हुआ नहीं है कि अपनी टीआरपी की चिंता नहीं करता और वो राम मंदिर पर बहस नहीं कराता। अरे बंसल साहब मैं पहले ही साफ कर चुका हूं, फिर कर देता हूं। ऐसा मुद्दा है, मैं पहले ही साफ कर चुका हूं, फिर कर देता हूं। इसका दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि नरेंद्र मोदी विकास का मंत्र देश को दे रहे हैं जो पसंद आ रहा है उनको। लोग नहीं सुनना चाहते विकास के अलावा और कुछ। इसका दूसरा पहलू यह है, इसीलिए हमने ये डिबेट रखा है। नहीं ऐसा नहीं, आपने दूसरे पहलू की पहला सेंटेंस तो ठीक बोला, दूसरा वाला सेंटेंस ठीक करना पड़ेगा। विकास को लोग पसंद कर रहे हैं। कोई दो रानी बंसल जी सच्चाई ये है, बंसल जी सच्चाई ये है। फिर आप बीच में बोले। अरे साहब ये कोई एक सेकंड, ये आपका कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है जहां आप स्पीच दे सके साहब। ऐसा है ना, आप कहेंगे मैं सवाल पूछूंगा, अगर कोई ऐसी बात होगी जहां मुझे इंटरप्ट करना तो मैं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं प्रवीण तोगड़िया को आपने देखा होगा, गुजरात में मोदी जी ने उनकी चलने नहीं दी बिल्कुल भी, बिल्कुल उनका बयानबाजी बिल्कुल बंद हो गई। इसी तरह आप भी समझ लीजिए बंसल जी। देखिए अब आप तीखे बयान, भड़काऊ बयान नहीं चलेंगे। जब आप विषय से आप जो है ना जी, देखिए आप विषय से स्वयं भटक रहे हैं। अब मानक जी मुझे बताइए कि राम मंदिर कौन नहीं चाहता? जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं पहले तो इन्हीं से पूछ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम मंदिर नहीं चाहता? हाँ या ना में जवाब दे दे मेरे को, और आप स्वयं भी बताओ कि राम मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते।
अरे आपकी बात छोड़िए, चलिए मुझे चलिए फिर से ब्रेक लेना। ठीक है बंसल जी, जवाब दीजिए ना। बंसल जी आपका सवाल बहुत जायज है। दुनिया की नहीं, सवाल आपका बहुत जायज है, मैं इससे सहमत हूं, आपका सवाल जायज है। दुनिया की सीधे सीधे उसका समर्थन या विरोध करने के लिए बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवाल जायज है, बहुत बहुत ताकत लगती है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि 2-4 चुनाव और निकल जाएंगे, उसके बाद शायद सारी पार्टियों को यह समझ में आ जाएगा, और वीएचपी, आरएसएस और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनको ये कि अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलने वाली है। 2-4 इलेक्शन और वेट कर लेते हैं, शायद उसके बाद ये बहस खत्म हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक फिलहाल, देखते रहिए न्यूज़ 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या मोदी के विकास मंत्र के आगे आरएसएस झुक गया, जो उसने 2019 तक के लिए मंदिर का मुद्दा साइड पर रख दिया। बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसीलिए सुधांशु जी को आपने देखा, मोदी जी को हम क्रेडिट दे रहे थे, लेना नहीं चाह रहे थे, उल्टा शूरपण खा और पता नहीं क्रैश कोर्स देने लगे सुधांशु जी आज, हमारे पुराने जानने वाले सुधांशु जी। लेकिन मैं समझ रहा हूं आपकी मुश्किल। और मुकेश जी को देखिए, बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं मंदिर पे, लेकिन समर्थन भी खुलकर नहीं जता सकते, विरोध भी नहीं कर सकते। हम समझ रहे हैं समय बिल्कुल खत्म है सुधांशु जी, फिर बहस करेंगे, लेकिन हम तो अभी भी कह रहे हैं हम क्रेडिट दे रहे हैं मोदी जी को, ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, मुकेश नायक जी, बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी और कमाल फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24।